हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू मेक इट एजुकेशन। आज बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कि सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट। सेकेंड पार्ट तो ऑलरेडी पढ़ चुका है हम लोग, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में क्या है बेटा, यहां पर कुछ नया नया चीजें सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला जो चीज है वो क्या है, इक्विवेलेंट मास। और बेटा और एक चीज हम लोग सीखेंगे हम आज, वो है एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो चलो देरी किसका, चलो उठा लो पेपर और पेन एंड मेक इट हैपन। चलो तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 3, ठीक है ना, पार्ट 3। तो बेटा उसमें दो चीजें जो पिछले दिन हम लोग पढ़े थे, उसे दो रिलेटेड चीज पहले मैं यहां पर करवा दूं, उसके बाद मेन टॉपिक पे चलता हूं, ठीक है। तो पहला क्या है बेटा, पहला हम लोग पढ़ेंगे ग्राम एटॉमिक मास। क्या है बेटा, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है बेटा। अच्छा कोई बात नहीं, चलो बेटा एटॉमिक मास तो सबको पता होना चाहिए, पता है ना सबको, हाँ। तो बेटा एटॉमिक मास तो मैंने पढ़ लिया, वो क्या था बेटा, एटॉमिक मास इज नथिंग बट द मास ऑफ ए सिंगल एटम। एक सिंगल एटम के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो एक सिंगल एटम का मास होते हैं। तो बेटा वो जो मास था ना, उसको हम जो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में जब एक्सप्रेस करेंगे तो उसको बोला जाएगा क्या, ग्राम एटॉमिक मास। समझ में आया ना, ठीक है। तो लिखो बेटा एटॉमिक मास, यहां पर लिखो कि एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस और एलिमेंट, कुछ भी लिखो, ऑफ ए सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, it is called ग्राम एटॉमिक मास। ये हम लिखेंगे, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, ओके। इट इज ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटॉम, ग्राम एटॉमिक मास, और हम लिखेंगे ग्राम एटॉम, ओके बेटा, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटॉम, ठीक है ना। यही हो गया। मान लीजिए कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना था, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना था, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन था बेटा 12 था। एटॉमिक मास कितना था, 12 था ना। तो बेटा यहां पर ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हो गया कितना, 12 ग्राम। कितना होगा बेटा, 12 ग्राम, ठीक है। तो जब एक सब्सटेंस की, एक एलिमेंट की मास को, जब एक एलिमेंट की मास को क्या होगा, जब एक्सप्रेस किया जाएगा किसने, ग्राम में, तो क्या बोलो उसको, सब्सटेंस, सॉरी बेटे एलिमेंट लिख दो यहां पर, एलिमेंट, ठीक है ना, एलिमेंट का ही तो होता है एलिमेंट का जब एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटॉम। समझ में आया। ऑक्सीजन का कितना मैं लूं, यहां पर ऑक्सीजन का 16 ग्राम होगा, उसका ग्राम 16 ग्राम एटम, ठीक है, ग्राम होगा उसका नंबर, ग्राम एटम का मतलब, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा हमारा ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास सेम है बेटा, कुछ अलग चीजें नहीं है, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास तो पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास क्या था, मॉलिक्यूलर मास था कि एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास, और तो कुछ नहीं, सिंगल मॉलिक्यूल का मास, तो ही लिखेंगे हम लोग। चलो तो देख लिया, चलो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ओके बेटा, मास। जब क्या होगा, जब एक सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस किया जाएगा, ठीक है। The molecular mass of a substance expressed in gram, it is called ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM, ठीक है ना। ग्राम मॉलिक्यूलर मास से शॉर्ट फॉर्म है बेटा, GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ओके। और ग्राम मॉलिक्यूल, और क्या बोलूं कि ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ग्राम मॉलिक्यूल,
ये तो बेटा ग्राम वो जो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास की बात था वो तो समझ में आ गया पहले जो पिछले क्लास थे वहां पर हम लोग पढ़ लिया, ठीक है ना। तो आज हम लोग ये दोनों टर्म सीख लिया, एक है ग्राम मॉलिक्यूलर मास और था ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो देखो बेटा यहां पर हम लिखेंगे कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 into 4, तो बेटा कितना होगा 16 ग्राम, ओके ना। 16 ग्राम इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन CH4, है ना, सही है। तो ठीक है बेटा ये हो गया। ये तो बेटा सीधा सा बात था, पिछले दिन का क्लास से रिलेटेड था, मैंने बोल दिया, ठीक है। आज एक नया चीजें सीखेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा देखो बेटा हम लोग ऑलरेडी मोल पढ़ चुके हैं, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो मोल में कुछ दिक्कत आया, ठीक है ना। जब एक चीज से हमारा काम नहीं होता, काम नहीं चलता, कुछ प्रॉब्लम हो जाता, तो क्या होता है, हम लोग एक नया बाबा के शरणापन्न होते हैं, है ना। तो यही पर भी बेटा वही होगा। मान लीजिए कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, वहां पर बेटा NH3 मिला, ठीक है ना। लेकिन बेटा कितना मोल N2, कितना मोल H2, कितना मोल NH3 फॉर्मेशन होगा, इसका बैलेंस इक्वेशन नहीं करने से उसका नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता चलेगा। जब हम लिखेंगे N2 प्लस 3H2 8 होगा। तो बेटा बैलेंस करने से इसका मतलब है कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ मिलकर, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाया, 2 मोल NH3 बनाया बेटा, ठीक है ना। 2 मोल NH3 बनाया यहां पर। तो 1 मोल N2 प्लस 3 मोल H2, यहां से 2 मोल NH3। बेटा जब तक हम बैलेंस नहीं करेंगे इक्वेशन को, तब तक तो नहीं पता चलेगा कि कितना मोल का जरूरत होता है, ठीक है ना। इसलिए बेटा एक नया ट्रेंड आया मार्केट में उस दिन, अभी नहीं, ठीक है। क्या था ट्रेंड, वो ट्रेंड था बेटा इक्विवेलेंट मास, ठीक है। इक्विवेलेंट मास की जो कहानी है वो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बेटा मोल का जो कहानी था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, खत्म नहीं, उसका थोड़ा मार्केट वैल्यू कम हो गया, क्योंकि वो कम में नहीं आया उतना, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था उस दिन, ठीक है ना। मोल का तो नहीं होगा ना, मार्केट खत्म नहीं, कभी कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे बेटा इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास, ठीक है ना। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या है बेटा, अच्छा से समझो, बहुत इजी चीजें हैं। इक्विवेलेंट वेट इज द मास ऑफ ए सब्सटेंस। क्या बोला मैंने, इक्विवेलेंट वेट इज द मास ऑफ ए सब्सटेंस। कौन सा मास, जो मास, जो अमाउंट का मास क्या करते हैं, विल कंबाइन और रिप्लेस, अच्छा से सुनो, will combine or replace 1.008 gram of hydrogen, 8 gram of oxygen, 35.5 gram of chlorine, 80 gram of bromine, ठीक है, और 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है, और 127 ग्राम ऑफ आयोडीन को जो रिप्लेस भी कर सकता है और कंबाइन भी कर सकता है, ठीक है। वो मास है इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट, जो मास, जो एक सब्सटेंस का जिस जो मास क्या करेगा, वो जो मैंने बोला 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को, 35.5 ग्राम क्लोरीन को, 127 ग्राम आयोडीन को, ठीक है ना, 127 ग्राम आयोडीन को, 80 ग्राम ब्रोमीन को और 12 ग्राम कार्बन को रिप्लेस कर पाएगा, यानी कि उसके साथ कंबाइन हो सकता है, ठीक है ना। तो वो अमाउंट होगा बेटा इक्विवेलेंट वेट। तो हम लिखेंगे the mass or the weight, mass of a substance which will combine, ठीक है ना, which will combine or replace। यहां पर एक चीज है बेटा, यहां पर ध्यान रख, ठीक है, क्या कंबाइन और रिप्लेस बेटा डायरेक्टली हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है, डायरेक्टली हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। तो हम यहां पर लिखेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। जो क्या करेगा, which combine or replace with 1.008 ग्राम of hydrogen,
ठीक है, हाइड्रोजन लिख दो, हाइड्रोजन, ठीक है, 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और क्या बेटा 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, 80 ग्राम ऑफ ब्रोमीन, 127 ग्राम ऑफ आयोडीन और 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है ना। द मास ऑफ ए सब्सटेंस विच विल कंबाइन और रिप्लेस with 1.008 gram of hydrogen, 8 gram of oxygen, 35.5 gram of chlorine, 80 gram of bromine, 127 gram of iodine और 12 gram of carbon बेटा, ठीक है। यहां से ना क्वेश्चन पूछता है बेटा, कभी कभी हम कराएंगे, आज ही करवाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन जो इसको रिप्लेस करेगा और कंबाइन करेगा इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट of a substance। EQW2 की मतलब इक्विवेलेंट वेट है बेटा, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया बेटा इक्विवेलेंट वेट का बात। अच्छा, तो हम एक एक करके इक्विवेलेंट वेट को हम यहां पर निकालेंगे, ओके। फॉर्मूला देखेंगे एक एक करके, सारे चीजों का तो इक्विवेलेंट सेम नहीं होगा बेटा, एटम का कुछ अलग होगा, एलिमेंट का कुछ अलग होगा, आयन का कुछ अलग होगा, एसिड का कुछ अलग होगा, बेस के लिए कुछ अलग रूल है, जो ऑक्सीडेंट है उसके लिए अलग रूल है। सारे रूल आज यहां पर हम लोग सीखेंगे बेटा, ठीक है ना, सारे रूल यहां पर सीखेंगे। और बेटा जो एकदम इजी फॉर्मूला है वो भी हम लास्ट में बताएंगे, ठीक है, वो भी लास्ट में हम बताएंगे। ये जो इक्विवेलेंट वेट होते हैं ना बेटा, ये सिंपल नंबर होते हैं, ये सिंपल नंबर होते हैं। जब हम इसके साथ क्या करेंगे, जब एक ग्राम में एक्सप्रेस होगा तो उसका हम क्या बोलेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट इज ए सिंपल नंबर और कुछ नहीं, ओके। हम लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट इज ए सिंपल नंबर और कुछ नहीं बेटा, इज ए सिंपल नंबर। सिंपल नंबर के बिना और कुछ नहीं, और सिंपल नंबर सिंपल प्योर नंबर लिखेंगे हम, प्योर नंबर, सिंपल प्योर नंबर, ठीक है। व्हेन इट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इट इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा यहां पर क्या बोला जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट बोला जाएगा बेटा। ये तो इक्विवेलेंट वेट हो गया, और ये बेटा ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, समझ में आया ना, ये है ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अच्छा बेटा एक चीज यहां पर, और एक चीज यहां पर नोट करना है कि बेटा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करके तुम एक चीजों के, एक सब्सटेंस का तुम इक्विवेलेंट वेट निकालोगे। वो है बेटा कि वो सब्सटेंस कौन सी रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है, ठीक है, कौन सी रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस क्या करेगा, डिपेंड्स on the nature of the chemical reaction। मेरा केमिकल रिएक्शन बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है, क्लास 10 में पढ़े थे तुम लोग, क्या थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो बेटा उसी का बात यहां पर होगा कि नेचर ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन विच टेक पार्ट, जो रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा, जो रिएक्शन में सब्सटेंस टेक पार्ट करेगा बेटा, उसी के नेचर में डिपेंड करेगा, ठीक है ना, उसी के नेचर में डिपेंड करेगा, ओके। ये हो गया बेटा हमारा इक्विवेलेंट वेट का नॉर्मल सा जो कॉन्सेप्ट है वो बता दिया, ठीक है ना। हम आगे चले, चलो एक एक करके हम लोग इक्विवेलेंट वेट को हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे, हम देखेंगे कि रूल क्या है बेटा, सब देखेंगे एक एक। चलो लोग चलते हैं, समझ में आ गया नहीं, चलो कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट हम कैलकुलेट करेंगे।
कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। ओके ना, कैसे कैलकुलेट करना है? सारे चीजों के लिए, सारे सब्सटेंस के लिए, एटॉम के लिए अलग रूल है। एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल आयन है, मान लीजिए आयन है, तो आयन के लिए अलग रूल है, ठीक है ना बेटा। सारे चीजें अच्छा है, सारे चीजें अच्छा है, एक एक करके अच्छे से पढ़ना है बेटा, ठीक है। एक एक करके नोट कर लो नोटबुक पर। तो हम एटॉम के पहले ई ऑफ एटॉम एक नहीं लिखेंगे ऐसे, ई ऑफ एन एटॉम और एलिमेंट, एलिमेंट का लिखेंगे, एक एलिमेंट का हम लोग लिखेंगे। ओके, तो बेटा क्या होगा एलिमेंट का? इज इक्विवेलेंट वेट, इज इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट को ई से डिनोट किया जाएगा बेटा, ठीक है। ई ऑफ एलिमेंट क्या होगा? यहां पर होगा एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का वैलेंसी क्या है बेटा, ए निकालना, ठीक है। जैसा कि देखो यहां पर हम देखे कि ई ऑफ सोडियम, सोडियम का एलिमेंट, सोडियम का बेटा एटॉमिक वेट कितना है, एटॉमिक मास कितना है बेटा? एटॉमिक वेट है बेटा यहां पर 23। कितना होता है? 23 होता है ना। और बेटा एक वैलेंसी कितना होता है इसका? 1 होता है। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम इज 23। कितना होता है? 23 होता है, ठीक है ना। एटॉमिक मास कितना होता है? 23 होता है, और वैलेंसी तो 1। तो समझ में आ गया ना। अच्छा, और बेटा देखो ई ऑफ कॉपर, यहां पर कॉपर का तो 2 आयन होता है, क्यूप्रास और एक क्यूप्रिक, ठीक है ना। तो इन क्यूप्रास आयन, क्यूप्रास आयन में कितना होता है? 63.5 होता है इसका, 63.5 होता है इसका। और ये बस 6 ले लू तो भी कुछ नहीं, 63.56 ऐसा कुछ है, 6 ले लो। यहां पर क्यूप्रास के मतलब वैलेंसी 1 है, तो उसका मतलब 63.6 हो जाएगा। और ECU कॉपर का इक्विवेलेंट वेट इन क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक आयन, ठीक है। क्यूप्रिक यहां पर आयन ना लिख के यहां पर ऑक्साइड लिखेंगे, ऑक्साइड, यहां पर ऑक्साइड लेते, क्यूप्रिक ऑक्साइड। यहां पर क्यूप्रास ऑक्साइड था, यहां पर क्यूप्रिक ऑक्साइड। कितना होगा? 63.6 बाई 2, 63.6 बटे 2, क्योंकि 2 इज द वैलेंसी ऑफ, यहां पर कॉपर का वैलेंसी होता है बेटा 2। तो कितना होगा यहां पर जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 3 6 और 2 1 1, यहां पर 31.8। ये हो गया बेटा हमारा क्यूप्रिक ऑक्साइड का, क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर का इक्विवेलेंट वेट। समझ में आ गया? चलो, ये तो हो गया एलिमेंट का बात। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, आयन का निकालेंगे हम लोग, इसका आयन का बेटा। हम ई ऑफ आयन करेंगे, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन इक्वल टू क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन क्या होगा बेटा? पहला तो आयन का तो मॉलिक्यूलर मास नहीं होता है, क्या होता है? फॉर्मूला मास होता है। तो उसको पहले लिखो कि फॉर्मूला मास ऑफ आयन डिवाइडेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन द आयन। ओके, आयन में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का नंबर लगाना है यहां पर, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि यहां पर हम करेंगे ई ऑफ Na प्लस इक्वल टू क्या लेंगे? सोडियम का कितना होता है? 23 होता है बेटा। यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो 1 है, तो बेटा कितना होगा? 23 इज द सोडियम प्लस का हो गया, ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम 2 प्लस का निकालो, Mg2 प्लस, इसका क्या होगा? Mg का कितना होता है? 24 होता है, और 2 है यहां पर पॉजिटिव चार्ज, तो बाई 2 होगा तो कितना? 12 होगा, ठीक है ना। ये हो गया बेटा आयन का, ये हो गया बेटा आयन का जो इक्विवेलेंट वेट होता है। इसी फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। समझ में आया ना? ओके, चलो बेटा हम चलते हैं नेक्स्ट, एक सॉल्ट का कैसे निकालें। सॉल्ट का, सॉल्ट नॉर्मली बेटा जो सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट तो क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड होता है नॉर्मली, ठीक है ना। आयोनिक कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड के ऊपर हम जब काम करेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर मास एक टर्म यूज नहीं करेंगे आयोनिक कंपाउंड के लिए। क्या करेंगे? फॉर्मूला मास यूज करेंगे,
ठीक है ना बेटा, सेम ही होगा, चीजें सेम है बेटा। वो मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला मास लिखेंगे, और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कितना, क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होते हैं ना, नंबर ऑफ चार्ज, नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से भाग देना चाहिए, तब सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास आ जाएगा बेटा, ठीक है, तब इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। ओके, तो देखो बेटा, मान लीजिए कि ई ऑफ किसी एक को देख लीजिए एक बार, किसी एक सॉल्ट ले लीजिए, कौन सा सॉल्ट लेंगे, कुछ भी एक सॉल्ट ले लीजिए कि MgSO4 लिया, ठीक है, तो MgSO4 लिया मैंने, अच्छा, तो इसका फॉर्मूला मास कितना होगा बेटा, इसका 24 होगा, सल्फर का कितना 32, ऑक्सीजन का 16 × 4 64 होगा। अच्छा, और बेटा यहां पर देखो MgSO4 को जब टूटोगे, ये जब डिसोसिएट होगा, तो डिसोसिएशन में क्या देगा बेटा, Mg2+ और SO4 2-, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन का नंबर ही 2 है ना, तो यहां पर 2 दे दो, तो कितना होगा 24 + 32 प्लस कितना, यहां पर 64 डिवाइडेड बाय 2, 64 32 96 400 120 बाय 2 इक्वल टू 60। बेटा MgSO4 एक सॉल्ट था मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट का क्या हुआ, मैग्नीशियम सल्फेट का बेटा जो इक्विवेलेंट वेट आया वो कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट आया बेटा वो 60 आएगा, ठीक है ना। अच्छा बेटा एक चीज देखो यहां पर क्या होता है, ये जो सॉल्ट का मैंने बताया ना, सॉल्ट का जब मैंने बताया वो जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब समझ में आया, हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहते हैं, वाटर रहते हैं, जिसका अंदर वाटर होता है, वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं, होता है ना कुछ ऐसा सॉल्ट की CuSO4 5H2O आपने देखा, ठीक है ना, एलम ऐसा कुछ है, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल यहां पर है बेटा, ठीक है। तो बेटा हम वो छोड़ के, हाइड्रेटेड सॉल्ट छोड़ के हमें एक जो फॉर्मूला है हम यूज कर सकते हैं, क्या कि एक्सेप्ट हाइड्रेटेड सॉल्ट छोड़ के हम ये यूज कर सकते हैं, कैसे, देखो यहां पर हम कर सकते हैं कि ई ऑफ सॉल्ट इक्वल टू क्या होगा, ई ऑफ सॉल्ट इक्वल टू दो चीज हो सकता है, यहां पर तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव की नंबर, तो मैंने n ले लिया, यहां पर मैंने n ले लिया, n इज द पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, चार्ज का नंबर, टोटल नंबर लेना चाहिए बेटा, n ले लिया मैंने, ठीक है। तो बेटा यहां पर देखो, और n बेटा पॉजिटिव का नंबर भी है और नेगेटिव का नंबर भी है, पॉजिटिव का नंबर भी है और नेगेटिव का नंबर भी है, ठीक है ना, दोनों सेम है बेटा। अच्छा, तो एम ऑफ सॉल्ट ये क्या है, यहां पर हम करेंगे कि एम ऑफ कैटायन, ठीक है ना, एम ऑफ कैटायन, जो कैटायन होगा उसका मोलर मास और फॉर्मूला मास चाहिए, आयन होते हैं फॉर्मूला मास ऑफ कैटायन, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय n प्लस एम ऑफ एनायन डिवाइडेड बाय n, ठीक है। फॉर्मूला मास ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय n करेंगे और फॉर्मूला मास ऑफ एनायन बाय n करेंगे, तब भी वो निकाल जाएगा, सेम ही है बेटा, कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना। तो हम एक एग्जांपल यहां पर देखेंगे, चलो हम देख लेते हैं पहले कि ई ऑफ NaBr ए निकालने के लिए बोला, क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है ना, प्रॉब्लम क्या है इसमें, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि एम ऑफ NaBr दोनों चीजें बाय 1 हो सकता है ना, एक प्रोसेस है बेटा, NaBr का निकाल दो, 23 Br का कितना होता है 80 होता है, Br का ब्रोमीन का 80 होता है, तो बेटे ये निकाल दो हो जाएगा, और नहीं तो और एक काम करना है, ई ऑफ NaBr इक्वल टू क्या होगा, ई ऑफ यहां पर लिखेंगे हम लोग एम ऑफ Na प्लस बाय 1 प्लस एम ऑफ Br माइनस बाय 1, ठीक है, दोनों में तो वहां नहीं है, Na प्लस Br माइनस आएगा, तो बेटा ए भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कितना आएगा बेटा 103 बाई, या इसका 23 और इसका 80, जब ऐड कर दोगे तो कितना मिलेगा 103 बाई 1, तो 103 मिलेगा बेटा, और जब हम ये दोनों को अलग अलग करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा, कुछ दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अच्छा, और एक चीज देखो बेटा कि एक हाइड्रेटेड सॉल्ट के लिए क्या होता है, वो भी सेम है बेटा, कुछ अलग नहीं है।
यहां पर निकालने के दिया E of CuSO4 5H2O। ब्लू विट्रियल है ना, कॉपर सल्फेट है बेटा, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियल होते हैं, ठीक है ना, ब्लू कलर के होते हैं, लैब में देखोगे। तो बेटा इसका क्या होगा, इसका हम लिखेंगे एम ऑफ CuSO4 डॉट H2O 5H2O है, 5H2 डिवाइडेड बाय कितना, यहां पर आयन की नंबर लेंगे, ठीक है ना, आयन का नंबर लेंगे, कितना होगा CuSO4 का Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का नंबर, तो बेटा 2 हो जाएगा। इसका मतलब है Cu का होता है 63.5 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 प्लस कितना होता है 5 इंटू H2 का 18 होता है, डिवाइडेड बाय 2, टोटल डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। इसमें क्या आंसर आएगा, इसमें आंसर आएगा 124.7, एक बार देख लीजिए करके, हाँ तो हो जाएगा बेटा, ठीक है, वो कैलकुलेशन पार्ट कर लीजिए। ओके, ये हो गया बेटा सॉल्ट के लिए, सॉल्ट के लिए तो हो गया बेटा। सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट भी होता है ना, एसिडिक सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट बहुत तरह की होता है कि एसिडिक सॉल्ट होता है, एसिड बेस सॉल्ट कहां पर पढ़े, क्लास 10 में थे, क्लास 10 में साइंस में थे ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट, वो चैप्टर में बेटा जो सॉल्ट का जो क्या था, सॉल्ट का कुछ टाइप्स था ना, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, ऐसा करके कुछ था, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, जब एसिडिक सॉल्ट रहेगा बेटा, जब एसिडिक सॉल्ट रहेगा तो क्या करना है, देखो एसिडिक सॉल्ट, जब E ऑफ एसिडिक सॉल्ट इक्वल टू एम ऑफ एसिडिक सॉल्ट मास ऑफ एसिडिक सॉल्ट डिवाइडेड मास ऑफ एसिडिक, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास हो सकता है, फॉर्मूला मास हो सकता है, ठीक है, डिवाइडेड नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, ठीक है ना। जैसे कि देखो यहां पर मैंने लिखा NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट, NaHSO4 का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, m ऑफ NaHSO4 ये निकाल लीजिए और डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि यहां पर रिप्लेसेबल एक हाइड्रोजन है, यहां पर, ठीक है ना, यहां पर एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो बेटा इसके लिए 1 हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना आएगा, इसको 23 प्लस हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1, कैलकुलेट करो कितना होगा, वो होगा आंसर, ठीक है ना। ये हो गया बेटा एसिडिक सॉल्ट के लिए, एसिडिक सॉल्ट के लिए ये हो गया बेटा इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, सॉल्ट का निकाल लिया। अच्छा, तो बेटा अब हम निकालेंगे एसिड और बेस के लिए, ठीक है, एसिड और बेस के लिए हम लोग निकालेंगे। चलो देखते हैं एसिड और बेस के लिए कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है बेटा। एसिड और बेस क्या होता है, और एसिड और बेस में क्या रहते हैं, प्राइमरी प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है एसिड और बेस का। बेटा एसिड बेस जब पढ़े थे तो वहां पर 3 थ्योरी था ना, 3 थ्योरीज। पहला था बेटा आर्हेनियस थ्योरीज, उसके बाद था बेटा बॉन्स्टेल-लॉरी थ्योरीज, और एक था लुईस थ्योरी, पता है ना। ये 3 थ्योरी में आर्हेनियस थ्योरी में क्या बोला, आर्हेनियस थ्योरी ने बोला कि एसिड क्या करेगा, एक्वस सॉल्यूशन में H+ रिलीज करेगा, H+ रिलीज करेगा इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में H+ रिलीज करेगा, वही एसिड होता है बेटा। और बेस क्या होता है, बेस OH- जो रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में वो होता है बेस, जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- रिलीज करते हैं वो होता है बेटा बेस। यहां से तो वहां पर पता चला कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड is an acid, HCl is an acid, और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, वहां से ही तो समझ में आया ना। तो 2 चीजों का बेटा 2 टर्म यहां से मैं इजीली यहां पर हम एक्सप्लेन करूंगा, और जो यहां पर जरूरत है थोड़ा हल्का हल्का हम बोलेंगे, ज्यादा तो हम पढ़ेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम, बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा 11 में, हम पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो बेटा यहां पर दोनों चीजें हैं, एक तो है एसिडिटी और एक है बेटा बेसिसिटी, ठीक है। एसिडिटी किसका होता है बेटा, एसिडिटी किसका होता है, बेस का होता है, ठीक है ना, एसिडिटी ऑफ बेस होता है, और बेसिसिटी किसका होता है, एसिड का, ठीक है ना।
एसिडिटी होता है बेस का, बेसिसिटी होता है एसिड का। ओके ना, तो एसिडिटी ऑफ बेस क्या होता है, नंबर ऑफ H प्लस रिलीज इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि हम बोलेंगे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का नंबर ही होता है बेटा यहां पर एसिडिटी, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। और बेटा बेसिसिटी क्या है एसिड का, गलती से बता दिया बेटा, हाइड्रोजन का नहीं हो, हाइड्रोजन कहां से आएगा, यहां पर नंबर ऑफ OH माइनस आयन, सॉरी मैंने समझ के बता दिया, OH माइनस 1, जितना OH माइनस वहां पर प्रेजेंट रहेगा वो होता है बेटा एसिडिटी बेस का। और बेसिसिटी क्या है, बेसिसिटी होता है एसिड, बेस में कहां रहेगा H प्लस, वो तो OH माइनस रहेगा ना, सॉरी। चलो, तो बेसिसिटी क्या होता है बेटा यहां पर एसिड का, कि एसिड में जितना H प्लस आयन रहते हैं और नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, क्या लिखूं, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। ओके, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का नंबर, ठीक है। अब बेटा उसको काम में हम यहां पर काम करेंगे उसके ऊपर, ठीक है ना। वो तो छोटा सा एक चीज था, वहां पर और भी इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, कब, जब आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना। पूरा एक चैप्टर है वहां पर, पूरा चैप्टर है बेटा, वहां पर हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर, ज्यादा चर्चा करेंगे, बहुत चर्चा करेंगे बेटा। अभी देखो कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड ये कैसे आएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड कैसे आएगा बेटा, इक्विवेलेंट वेट आएगा कहां से, इक्विवेलेंट वेट आएगा बेटा एम ऑफ एसिड, एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालो डिवाइडेड बाय उसका बेसिसिटी, उसका बेसिसिटी से भाग दे दो तो आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। बेसिसिटी में आ जाएगा, बेसिसिटी को वहां से डिवाइड कर दो। ओके, तो चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। E ऑफ HCl इक्वल टू कितना होगा, M ऑफ HCl डिवाइडेड बाय उसका बेसिसिटी। HCl का बेसिसिटी कितना होता है बेटा, एक ही तो हाइड्रोजन है, एक ही तो हाइड्रोजन है, तो एक जब हाइड्रोजन रहेगा उसका बेसिसिटी बेटा एक ही तो होगा ना, तो वहां पर डिवाइडेड 1 करेंगे। M ऑफ HCl कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl, तो HCl के लिए हाइड्रोजन के लिए 1 और क्लोरीन के लिए बेटा 35.5 डिवाइडेड बाय 1, इसका मतलब 36.5। क्या दिक्कत है, इसको दिक्कत नहीं होना चाहिए, या आप इससे निकाल दिया यहां से। चलो देखते हैं, E ऑफ H2SO4, H2SO4 का क्या होगा, M ऑफ H2SO4 डिवाइडेड, M ऑफ H2SO4 डिवाइडेड 2, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2। यहां पर M ऑफ H2SO4 कितना है, यहां पर देख लीजिए एक बार करके, 2 into 1 सल्फर का 32, ऑक्सीजन 16 into 4 डिवाइडेड बाय 2 क्यों हुआ, यहां पर 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है बेटा, यहां पर 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, ठीक है। अच्छा बाय 2, तो बेटा 98 by 2 होगा, यानी कि ये 49 होगा। 49 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, इट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। समझ में आया ना, ठीक है। तो चलो बेटा, जितने सारे एसिड है ना, लगभग जितने टाइप का एसिड होता है, मोनोबेसिक, ट्राइबेसिक, डाइबेसिक, जितने टाइप का होता है ना, वो एक देखो यहां पर एक लिस्ट यहां पर देख लीजिए, ठीक है, यहां पर एक लिस्ट देख लीजिए और नोट कर लीजिए बेटा। ओके, अच्छा देख लिया ना एसिड का लिस्ट देख लिया। चलो हम अभी बेस के पर चलते हैं, बेस के ऊपर चर्चा करेंगे। वो भी सेम है बेटा, कोई अलग कोई चीज नहीं है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इक्वल टू क्या होता है, एम ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी, एम ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी, ठीक है ना, एम ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी, उसका एसिडिटी से उसको डिवाइड करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी E ऑफ NaOH का निकालो पहले, सबसे इजी है, कितना होगा, M ऑफ NaOH डिवाइडेड बाई, अच्छा इसका एसिडिटी कितना है बेटा NaOH का, NaOH का एसिडिटी कितना है, एक ही तो यहां पर OH माइनस जो OH माइनस है, OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन, तो एक ही तो वहां पर एक और सॉल्यूशन है वो देंगे ना, तो डिवाइड बाई 1 करेंगे, तो बेटा यहां पर होगा सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 डिवाइडेड बाई 1, की मतलब 40 बाई 1 बाई इक्वल टू 40।
40 इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH। ठीक है, अच्छा और एक ले लीजिए, ये अब CaOH होल टू इक्वल टू कितना होगा, m ऑफ CaOH होल ट्वाइस डिवाइडेड बाय बेटा क्या होगा, यहां पर OH का नंबर कितना है 2 है, तो बेटा Ca का 40 होता है, ऑक्सीजन 2 इंटू 16 प्लस 1, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2 कि मतलब 16 1 ऐड करके 17 इंटू 2 कितना होगा 34, 34 प्लस 40 74, 74 बाय 2 बेटा यहां पर 37 आएगा, यहां पर 37 आएगा। समझ में आ गया ना। तो बेटा एसिड और बेस के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ चुके हैं, इक्विवेलेंट बेस के ऊपर हो गया चर्चा और बेटा एसिड के ऊपर ही हो गया चर्चा, इक्विवेलेंट मास यहां पर आ गया, ठीक है ना। अच्छा बेटा आपने बोला, तुम लोग बोलोगे कि सर अपने तो सीधा सीधा 2 बेस लेकर यहां पर एग्जाम्पल लिखा दिया, सर आपने तो पहले बोला आर्रेनियस बेस बॉन्स्टेड-लॉरी बेस, तो वो कहां गया, यहां पर भी एक फॉर्मूला है बेटा ऑर्गेनिक बेसिस के लिए, तो नॉर्मली ऑर्गेनिक बेसिस ही होता है ना, ऑर्गेनिक बेसिस के लिए एक फॉर्मूला होता है। चलो क्या होता है देखो, जो ऑर्गेनिक बेसिस होता है कौन सा होता है ऑर्गेनिक बेस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑर्गेनिक बेस। ऑर्गेनिक बेस कौन सा होता है बेटा, मिथाइलएमिन, जैसा C3H2 मिथाइलएमिन होता है, C6H5N एनिलीन होता है बेटा, ठीक है ना, C5H5N pyridine होता है बेटा, ये होता है मिथाइलएमिन, ये हो गया एनिलीन और ये हो गया बेटा pyridine, ठीक है ना। तो इसका जब इक्विवेलेंट वेट निकालोगे ना, इसका जब इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो बेटा एक चीज देखो, ये बॉन्स्टेड-लॉरी बेस क्या होता है, बॉन्स्टेड-लॉरी बेस क्या होता है, बॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द बॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, बेसेस आर द प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वही तो था ना बॉन्स्टेड-लॉरी बेस। तो बेटा ये जो एमिन ग्रुप है ये क्या करेगा, यहां पर C3NH2, जब अब इसको वाटर के साथ मिलाएंगे और एक H प्लस को कवर करेगा, क्योंकि एक ही इसके पास एक ही लोन पर है, तो बेटा होगा CH3NH3 प्लस होगा, ठीक है ना। तो बेटा एक कितना नंबर ठीक है, कितना नंबर ये जो बेस है वो बेस एक H प्लस को यहां पर खींच रहा है, एक H प्लस को खींच रहा है, एक H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना। नंबर ऑफ एक्सेप्टेड हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन और प्रोटॉन कितना है बेटा, यहां पर 1 है। जैसा कि यूरिया ले लिया मैंने, यूरिया का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, क्या था, CONH2, ऐसा था, CONH2 होल ट्वाइस यूरिया है, और यहां पर 2 NH2 ग्रुप है बेटा, यहां पर 2 NH2 ग्रुप है बेटा, ठीक है ना। तो 2 NH2 ग्रुपों में जब 2H प्लस यहां पर आएगा तो क्या होगा, यहां पर दोनों में ही बन जाएगा NH3 प्लस, दोनों में ही बन जाएगा NH3 प्लस। तो यहां पर इसका नंबर ऑफ एक्सेप्टेड प्रोटॉन कितना है, 2 है, नंबर ऑफ एक्सेप्टेड प्रोटॉन 2 है। तो चलो बेटा इसके ऊपर तो चर्चा हो गई, इसके ऊपर फॉर्मूला पे चलो, क्या होता है कि ई ऑफ ऑर्गेनिक बेस इक्वल टू एम ऑफ ऑर्गेनिक बेस, जो मॉलिक्यूलर मास है वो तो पहले निकालना चाहिए, एम ऑफ ऑर्गेनिक बेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सेप्टेड H प्लस आयन, ठीक है। ये बेटा फॉर्मूला हो गया। ऑर्गेनिक बेस का क्या होता है कि ऑर्गेनिक बेस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो जितना H प्लस आयन को यानी कि प्रोटॉन को वो एक्सेप्ट करेगा, जितना H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा, दैट इज द नंबर ऑफ एक्सेप्टेड प्रोटॉन, जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, उसका इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा, उसका इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। समझ में आया ना। तो चलो एग्जाम्पल भी दे लेते हम
एग्जाम्पल कर लीजिए, कोई भी एक उठा लो यहां से, सेम ही है बेटा, पिछले जो मैंने किया सेम ही बेटा, ये भी एक ही H प्लस आयन को ये एक्सेप्ट करेगा, यही H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा, समझ में आया ना। तो चलो ये हो गया बेटा हमारा ऑर्गेनिक बेस का इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला, समझ में आया। अच्छा तो देखो सेम ही है बेटा, और कुछ अलग नहीं है। तो अब दो और चीजें हैं, हम थोड़ा एग्जाम्पल भी करेंगे और यहां पर ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट की बात करेंगे बेटा, ठीक है, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट की बात करेंगे। ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट की बात करेंगे। अच्छा पहले बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन और ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट ये पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन इज द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, द प्रोसेस ऑफ रिलीज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को छोड़ने का प्रोसेस क्या होता है, लूज इलेक्ट्रॉन, ओके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ना, इलेक्ट्रॉन को छोड़ना, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को छोड़ना, यही होता है बेटा यहां पर ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑलरेडी तो क्लास 10 में थे। ऑक्सीडेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन बेटा जब ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट पे जाओगे वहां पर मैक्सिमम लोग फंसते हैं, ठीक है ना। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, उल्टा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, उल्टा कॉन्सेप्ट है। यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेंट कौन होते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉन का लालच है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का लालच है, जो जिसका टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, समझ में आया, ठीक उल्टा, ठीक है ना। 3 इडियट्स देखा ना, वो 3 इडियट्स सिनेमा जैसे चोटुल के जैसा है बेटा, खुद का भलाई के लिए और किसी का खराब करना, यही तो करते हैं वो। ये भी सेम है बेटा, ऑक्सीडेंट क्या करते हैं, ऑक्सीडेंट यहां पर जिसका टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन, यहां पर तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन, यहां पर उल्टा है बेटा, क्या होता है, ऑक्सीडेंट का मतलब है जिसका टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, टेंडेंसी ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी होता है, वो होता है बेटा ऑक्सीडेंट, ठीक है ना। और रिडक्टेंट क्या होता है बेटा, उल्टा, एकदम उल्टा। रिडक्टेंट क्या होता है, ये बेटा टेंडेंसी ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस का टेंडेंसी है इसमें, ठीक है। तो बेटा ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट और बेटा यहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, समझ में आ गया ना। हम पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर है बेटा रिडॉक्स, ठीक है ना, 11 में ही है, पूरा चैप्टर है और बहुत सारे चीजें हैं वहां पर सीखेंगे हम लोग। लेकिन यहां पर छोटी सी बात जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में हमने कर दिया, ओके। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, ई ऑफ ऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेंट होता है उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालूं, एम ऑफ ऑक्सीडेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट का मॉलिक्यूलर मास निकालो डिवाइडेड, ऑक्सीडेंट क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीडेंट इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ओके। तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड, कितना नंबर इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट किया है वही होता है ऐसा देख लीजिए। ऐसे कभी भी रिएक्शन रहते हैं बेटा, हम जब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे ना, हम जब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तो हम कुछ रिएक्शन सीखेंगे वहां पर, ठीक है ना। अब रिएक्शन हम यहां पर देखते हैं कि MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस, यहां पर प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, यहां पर होगा बेटा Mn2 प्लस प्लस 4H2O, ऐसा दीजिए 4H2O, ठीक है ना। और बोला MnO4 माइनस का इक्विवेलेंट मास निकालो, MnO4 माइनस का इक्विवेलेंट मास निकालो, कोई बात नहीं, एक ऑक्सीडेंट है, चलो क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ऑक्सीडेंट है बेटा। तो E ऑफ MnO4 माइनस क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा ए रिएक्शन, जब तुम नीड दोगे तो रिएक्शन हो सकता है, वहां पर क्वेश्चन में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, बनाना भी हो सकता है, ठीक है, बनाना पड़ेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में इसके ऊपर चर्चा करेंगे और कैसे बनाओगे वो भी हम
समझा देंगे। ओके चलो बेटा, तो ई ऑफ MnO4 क्या होगा, M ऑफ MnO4 माइनस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन का मामला है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन कितना लिया, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन लिया, डिवाइडेड 5 हो जाए। ओके अच्छा, Mn का कितना हुआ पहले देखो, Mn का कितना होता है, यहां पर हम KMnO4 की जब बात करेंगे, जो मान लीजिए कि MnO4 माइनस है, यहां पर KMnO4 ले लिया, आयन नहीं लेंगे हम, KMnO4 लेंगे, तो KMnO4 लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा, इसको कुछ नहीं होगा। यहां पर सेम ही है K प्लस MnO4 माइनस, K प्लस MnO4 माइनस, ओके ना। तो यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, K का कितना होगा 39। अच्छा Mn का कितना होता है, ये एटॉमिक मास बेटा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, याद हो जाएगा, तो रटने का जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो तो बेटा ऑलरेडी माइंड में हो जाएगा, ठीक है, याद हो जाएगा। और बेटा यहां पर Mn का होता है 55। अच्छा यहां पर Mn के MnO4 लिखो, ठीक है ना, और ऑक्सीजन का 16 × 4 होता है डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके निकाल लो कि कितना होगा, इसको कैलकुलेट करके निकाल लो कि कितना होगा KMnO4 का इक्विवेलेंट रेट। समझ में आया, चलो ये हो गया बेटा ऑक्सीडेंट की बात। अब आया रिडक्शन की बात पे, अब आया रिडक्शन की बात पे, ये भी इजी है। रिडक्शन तो पता कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस होता है रिडक्शन। रिडक्टेंट क्या होता है बेटा, ठीक उल्टा, एकदम उल्टा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करने का जिसका टेंडेंसी होता है वो है रिडक्टेंट, ठीक है ना, वो है रिडक्टेंट। ओके तो ई ऑफ रिडक्टेंट की मतलब एम ऑफ रिडक्टेंट, रिडक्टेंट का मॉलिक्यूलर मास लेंगे और डिवाइडेड क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस। ओके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, कितना नंबर लॉस्ट यहां पर लिखेंगे, लॉस्ट कितना नंबर इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, इसका नंबर हम लेंगे यहां पर, ठीक है। तो देखो बेटा एक एग्जांपल ले लेती हूं कि Fe2 प्लस, यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर बोला कि FeSO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालो, FeSO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालो, तो क्या होगा Fe ऑफ FeSO4 डिवाइडेड बाई कितना इलेक्ट्रॉन का मामला है, यहां पर कितना छोड़ा, एक छोड़ा, तो Fe का कितना होता है 56, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 × 4 डिवाइडेड बाई 1। तो बेटा कितना होगा एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना, तो यही है बेटा इक्विवेलेंट वेट की मामला। हम तो क्वेश्चन यहां पर कर लेंगे, ठीक है, 2 क्वेश्चन यहां पर कर लेंगे और आगे टॉपिक पे चल जाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है इक्विवेलेंट वेट से, एकदम इजी क्वेश्चन पूछता है बेटा, ठीक है। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम कहां पर बनाएंगे, और जो सेशंस होगा बेटा, इसका क्वेश्चन आंसर का जो सेशंस होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, सारांश हमारा और एक चैनल वहां पर रहेगा बेटा, इसके बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वहां पर हम बनाने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चन भी रहेगा उसका सॉल्व भी रहेगा। ओके तो देखो बेटा पहला जो क्वेश्चन है बेटा देख लीजिए, क्या बोला कि ए मेटल ऑक्साइड लिख लो, ए मेटल ऑक्साइड, एक मेटल ऑक्साइड है, कंटेन्स 20% ऑक्सीजन, contains 20% ऑक्सीजन, 20% ऑक्सीजन जो कंटेन किया बाय वेट, यहां पर बाय वेट। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट of, what is the equivalent weight of metal, the metal, क्वेश्चन में दिया, ऑप्शन दिया बेटा 32, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 72। अच्छा यहां पर बात है बेटा किसका, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का जब बात होगा तो बेटा डेफिनेशन याद करो, पहले इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन याद करो। क्या बोला वहां पर बोला कि एक सब्सटेंस का जितना मास 1.008 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन
और 35.5 ग्राम क्लोरीन, ऐसा था ना। तो बेटा कितना ग्राम ऑक्सीजन का मामला आएगा, तो 8 ग्राम पे चलेंगे हम लोग, ठीक है, 8 ग्राम पे बेस करके हम लोग चलेंगे। चलो तो बेटा देखो यहां पर क्या होगा, 20% ऑक्सीजन, मान लीजिए कि पूरा कंपाउंड 100% है, तो ऑक्सीजन इक्वल टू क्या हुआ, ऑक्सीजन इक्वल टू 20 ग्राम लिया, 100 ग्राम में से 20 ग्राम ऑक्सीजन रहेगा, 20% दिया, तो मेटल कितना रहेगा बेटा, मेटल रहेगा बेटा 100 माइनस 20 करोगे तो कितना आएगा, 80 आएगा, ठीक है ना, 80 आएगा। तो मतलब क्या है कि 20 ग्राम ऑक्सीजन इक्विवेलेंट टू 80 ग्राम एटम, 80 ग्राम मेटल, किसके साथ इसको इक्विवेलेंट करना है, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। वही तो बोला कि 8 ग्राम के साथ जो जुड़ेगा और 8 ग्राम को जो रिप्लेस करेगा, ठीक है ना, वही तो है इक्विवेलेंट वेट। तो यहां पर देखो 1 ग्राम के लिए हम 20 ग्राम मेटल और 8 ग्राम के लिए हम लोग करेंगे, कितना होगा 80/20 इंटू 8 ग्राम मेटल, 8 यहां पर 8 4 2 8 4 5 5 16 16 2 32 ग्राम, इट इज ओके, 32 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल, इक्विवेलेंट वेट मेटल का इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, 32 हो गया। चलो और एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम आगे की जो टॉपिक है वहां पर जाएंगे। चलो देखते हैं, ये समझ में आ गया बेटा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए 20% क्लोरीन यहां पर ऑक्सीजन दिया, किसी पे पूछ लिया कि क्लोरीन दे दिया तुमको, कि बोला ये 20% क्लोरीन के साथ कंबाइन हुआ और एक मेटल क्लोराइड है, यहां पर 20% क्लोरीन है, 20% क्लोरीन रहेगा तो क्लोरीन के मुताबिक निकाल लो कि 20 ग्राम क्लोरीन, यहां पर 35 को निकाल, तो कितना होगा, वही होगा उसका इक्विवेलेंट वेट, ओके ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पर क्या दिया कि 74.5 ग्राम ऑफ ए मेटालिक क्लोराइड contain 30.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, contain 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, ठीक है ना। The equivalent of the metal is, same question बेटा, the equivalent weight of the metal is, मेटल की इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, ऑप्शन में दिया बेटा 19.5, ऑप्शन में दिया 35.5, ऑप्शन सी में दिया 39 और ऑप्शन डी में दिया 17, ठीक। तो एक मेटल क्लोराइड है जिसमें क्या होता है, इसमें 74.5 है, उसके 35.5 ग्राम क्लोरीन वहां पर कंटेन है। तो बेटा क्लोरीन कितना है, क्लोरीन होता है 35.5, तो मेटल कितना है बेटा 74.5 ग्राम लेंगे तो कितना ग्राम मेटल आएगा, 74.5 डिवाइडेड बाई 35.5, इसका मतलब 39 आया, कितना आया 39, ठीक है ना। अच्छा अब क्या करना है, यहां पर 39 ग्राम मेटल इक्विवेलेंट किसके साथ, 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ, तो बेटा वही तो बोला डेफिनेशन में कि जो अमाउंट का सब्सटेंस 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ कंबाइन हो सकता है और रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों में होता है बेटा क्या कि इक्विवेलेंट मास, ओके। अच्छा बेटा चलो तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये दोनों के ऊपर बात करेंगे बेटा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, पर एक एग्जांपल देती हूं। अच्छा बेटा ग्लूकोज जानते हो ना, ग्लूकोज को, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का बेटा फार्मूला जो केमिकल फार्मूला होता है वो केमिकल फार्मूला होता है बेटा C6H12O6, ठीक है ना, ये तो हम लोग जानते हैं C6H12O6, इट इज द ग्लूकोज, ओके। अच्छा बेटा इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, देखो एक बार, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है बेटा, हम जब इस कार्बन 6 है
हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। तो सबको 6 देकर उसको जब भाग दे देंगे, सबको 6 देकर भाग दे देंगे वहां पर, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, CH2O। क्या आएगा, CH2O। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला, इससे छोटा हम नहीं बना सकते इसको, ठीक है ना। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला, वही होता है बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला। और जिसमें सारे के सारे जितने एटम होते हैं, ठीक है ना, जितने एटम होते वही होता है बेटा केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। ये बेटा याद रखना चाहिए, व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला, व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। बेटा निकालने के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलो, ये निकालने के लिए बेटा एक चीज सीखना बहुत जरूरी है। क्या है, देखो क्या है चीज, चलो देखते हैं। वो है बेटा परसेंट कंपोजिशन। बेटा परसेंट को पता है, प्रतिशत, यानी कि 100 में कितना है, 100 में कितना है वो निकालना चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो देखो यहां पर हम परसेंट कैसे निकालेंगे, ओके। मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट यहां पर हम लिखेंगे जब ऐसा रहेगा बेटा, ठीक है। क्या रहेगा, जैसे कि मान लीजिए C6H12O6 ए दिया, ठीक है, और मान लीजिए CH4 मीथेन दे दिया, और बोला कि मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर कितना परसेंट कार्बन है, मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर कितना परसेंट कार्बन है, ठीक है ना। होते हैं ना कि वो मिल्क एंड वाटर का कंपोजिशन ऐसा कुछ मैथ में होता है ना, ऐसा कुछ कंपोजिशन परसेंटेज का एक चैप्टर भी था शायद, ठीक है ना। तो मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का इन ए कंपाउंड, एक कंपाउंड में होता है, ठीक है ना। क्या होता है बेटा, मास ऑफ द एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड। कंपाउंड में, कंपाउंड की 1 मोल में कितना रहते हैं वो पहले निकालना चाहिए, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, मोलर मास निकालना चाहिए, इंटू 100 करना है, ठीक है, इंटू 100 करना है बेटा, ओके। अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, बहुत इजी है बेटा, ये तो पहले से ही पता था तुम लोगों को, फिर एक बार बता दिया कि मास परसेंट ऑफ एलिमेंट इज दिस, मास ऑफ द एलिमेंट इन 1 मोल कंपाउंड, 1 मोल में कितना है वो, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का मोलर मास, ठीक है, इनटू 100 करना है, ठीक है। अच्छा तो चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। हम किसका निकालें, CH4 में कार्बन कितना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू, अच्छा इसमें कितना बताओ, कितना होते हैं, यहां पर कार्बन कितना है, कार्बन है 12, हाइड्रोजन है 1 into 4, ठीक है ना, तो 12 है, यहां पर 12 है। और बेटा यहां पर मोलर मास कितना है इसका, 16 ग्राम पर मोल, तो 12/16 कर दिया इंटू 100, 4 3 4 4 4 25 इक्वल टू 75% कार्बन है बेटा इन मीथेन में। मीथेन में 75% कार्बन होते हैं, ठीक है ना। और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू कितना होता है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू वो होता है बेटा 4 है, यहां पर 4। 1 मोल में कितना ग्राम है, 1 मोल इक्वल टू 16 ग्राम होता है। 1 मोल मीथेन इक्वल टू 16 ग्राम मीथेन होता है, तो 1 मोल में 4 ग्राम होते हैं बेटा। तो 4/16 इंटू 100 करेंगे तो 4 4 16, 4 25 100, तो 25% ये हो गया बेटा हमारा हाइड्रोजन का परसेंटेज इन मीथेन। हाइड्रोजन का परसेंटेज इन मीथेन, मीथेन में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है वो बेटा 75 और 20, कार्बन का 75 और हाइड्रोजन का 25 आ गया। तो चलो इससे भी एक क्वेश्चन उठाते हैं हम और करते हैं अभी, चलो जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन ले लेंगे और करेंगे बेटा, ठीक है ना। इसमें क्या बोला, एक क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द परसेंटेज of P2O5 in calcium phosphate, फॉर्मूला है बेटा उसका CA3PO4 होल ट्वाइस, ठीक है ना। क्या है CA3PO4 होल ट्वाइस, क्यों हुआ ऐसा पता होना चाहिए। कैल्शियम का क्या होता है, PO4 का,
PO4 का 3 होता है, कैल्शियम का 2 होता है, इधर उधर, ठीक है ना, उल्टा 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 गुण कर देना है। तो Ca का 3 और PO4 का 2, एक तो फॉर्मूला बनेगा यहां से, ओके ना, फॉर्मूला यहां से बनेगा। तो कैल्शियम फॉस्फेट बेटा, फॉस्फेट तो फॉस्फेट PO4 3 माइनस होता है और कैल्शियम Ca2 प्लस, ओके। चलो, तो Ca3PO4 होल ट्वाइस है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि CaONP2O5, CaONP2O5 बेटा, ठीक है, CaONP2O5। इनमें क्या बोला कि P2O5, इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं ना, इसको CaOP2O5 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटा परसेंटेज ऑफ P2O5 कितना होगा, पहले पूरा की पूरा यहां पर P2O5 का निकालो, कितना हो, फास्फोरस का 31 होता है इंटू 2, ऑक्सीजन का 16 होता है इंटू 5 होता है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई टोटल का मोलर मास ले लो। टोटल का मोलर मास कितना होता है, यहां पर सॉरी यहां पर कुछ गलत हो गया, यहां पर 3CaO होगा, 3CaO होगा बेटा, 3CaO होगा, ठीक है ना, CA3PO4, इसको हम 3CC, ठीक, गलत कुछ नहीं लिखा, यहां पर 3 नहीं दिया मैंने और कुछ नहीं, यहां पर 3 दिया, यहां पर Ca3 होगा, CA3 हाँ 3 लिखना भूल गया। तो CA3CaO तो कितना होगा बेटा 3, कैल्शियम का कितना होता है 40, ऑक्सीजन का 16, ठीक है, अच्छा, प्लस फास्फोरस का 31 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 5, पूरा जोड़ दो इंटू 100 कर दो, तो बेटा परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा बेटा। यहां पर आएगा 1, यहां पर 32 1 62 62 और 16 5 80 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बेटा 142 मिलेगा, डिवाइडेड बाय 310 इंटू 100 मिलेगा बेटा, ठीक है ना। यहां पर तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा बेटा 48.5%, ठीक है ना, मेरे को पता है, लिख दिया, तुम लोग एक बार कैलकुलेट करके लिखो, ठीक है, कैलकुलेट करके देख लीजिए एक बार, ओके, विश्वास करने का कोई जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बेटा, ठीक है ना। चलो क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला और क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो बेटा समझ में तो आ ही गया कि एम्पिरिकल फार्मूला मैंने लिखा C6H12O6 मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, और इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखा क्या, इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो लिखा वो था बेटा 1:CH2O, CH2O, इट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला इज द शॉर्टेस्ट फार्मूला, ठीक है ना, सबसे जो छोटा फार्मूला बनता है उसका, ठीक है ना, सबसे जो शॉर्टेस्ट फार्मूला होते हैं। तो हम लिखेंगे द फार्मूला दैट रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट रेशियो, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इन ए कंपाउंड, एक कंपाउंड और ऑफ ए कंपाउंड कर दो, ऑफ ए कंपाउंड, द फार्मूला दैट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है, ओके, एक कंपाउंड में कितना होता है सिंपलेस्ट रेशियो, वही होता है बेटा एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, और जो सारे के सारे बताएंगे कितना नंबर से, वही होता है बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो चलो बेटा हम लोग देखते हैं कि इसका जो कैसे हम निकाले एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है, अभी जो है हम देखेंगे एक एक करके। अच्छा, और मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम, यहां पर लिख दिए, मॉलिक्यूलर ये होगा इज एम्पिरिकल ऑफ, यहां पर डिफरेंट एलिमेंट लिख दो, डिफरेंट एलिमेंट, और यहां पर एम्पिरिकल फार्मूला, ओके, और मॉलिक्यूलर फार्मूला is the exact number of elements, exact number of elements in a compound, एक कंपाउंड में कितना एग्जैक्ट नंबर क्या होता है, C6H12O6 मैंने लिखा ना, तो C6H12O6 क्या है बेटा, कार्बन 6 ही है, कार्बन ग्लूकोज में 6 से ज्यादा नहीं होता है, कम भी नहीं होता है, C6 कार्बन 6 ही होता है,
हाइड्रोजन 12 भी रहते हैं और ऑक्सीजन 12। ओके ना, तो ये बेटा हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, तो हम आज यहां पर बात करेंगे कि अच्छा, और एक बात यहां पर याद रखो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये बेटा एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अभी शॉर्ट ट्रिक सीखिए कुछ। ठीक है, कुछ रटना नहीं है बेटा, प्रैक्टिस करना है सिर्फ। ठीक है, मेरा जो मंत्र है सक्सेस का वो बेटा प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। कुछ भी रटना नहीं है केमिस्ट्री का, कुछ भी रटना नहीं है। ठीक है, एक एक चीजों को उठाओ और प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। जितना क्वेश्चन पॉसिबल है उतना ज्यादा क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करो बेटा, जहां से भी हो सकता है। ठीक है, चलो हम देखें कि कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करना है। ओके, हम ट्रिक सीखेंगे, रूल सीखेंगे। ठीक है, पहला स्टेप 1, कुछ स्टेप यहां पर फॉलो करना है। स्टेप 1, एक एक स्टेप को हम लिखेंगे। स्टेप 1 में क्या करना है, पहले जो बेटा मास परसेंटेज होता है, परसेंटेज निकालना है। पहले क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। अभी भी मैंने दिखाया कि परसेंटेज कैसे निकालना है। परसेंटेज, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स एंड द परसेंटेज कंपोजिशन। पहला होता है बेटा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एलिमेंट एंड देयर परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, पहले क्या करना है, अमाउंट ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का अमाउंट और परसेंटेज कंपोजिशन यहां पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है बेटा, वो जो परसेंटेज कंपोजिशन आएगा ना, तो एटॉमिक मास से वो डिवाइड कर दो। ओके, डिवाइड मास कंपोजिशन बाय एटॉमिक मास, डिवाइड मास कंपोजिशन और परसेंटेज कंपोजिशन जो बोलो बाय क्या, एटॉमिक मास, मास ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसे डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड करें, उसके बाद क्या आया, उसके बाद आएगा बेटा डिवाइड एटॉमिक रेशियो। यहां पर एटॉमिक रेशियो आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या, एक रेशियो आएगा टू ऑब्टेन एटॉमिक रेशियो, टू ऑब्टेन एटॉमिक रेशियो, टू ऑब्टेन, यहां पर लिख दो टू एटॉमिक रेशियो। ठीक है, एक एटॉमिक रेशियो आएगा, एक एटॉमिक रेशियो आएगा। हमें क्वेश्चन करवाएंगे तब तो समझ में आ जाएगा कि एक स्टेप कैसे 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 करना है। ठीक है, तो पहले क्या, पहले बेटा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एलिमेंट एंड देयर परसेंटेज कंपोजिशन। अमाउंट निकालना है हमें एलिमेंट का और उसका परसेंटेज कंपोजिशन। दूसरा है मास कंपोजिशन को, जो एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है उसे डिवाइड कर देना चाहिए। डिवाइड करने से क्या मिलेगा, एक एटॉमिक रेशियो मिलेगा। अच्छा, और क्या, उसके बाद डिवाइड एटॉमिक रेशियो बाय मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो का जो सबसे छोटा वैल्यू है उससे वो भाग देना चाहिए, एटॉमिक रेशियो। ठीक है, एटॉमिक रेशियो टू ऑब्टेन सिंपलेस्ट रेशियो, टू ऑब्टेन एक सिंपलेस्ट रेशियो मिलेगा यहां पर, टू ऑब्टेन सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो बेटा यहां से मिलेगा। ओके, अच्छा उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसके बाद जो स्टेप है ना वो बेटा ऑप्शनल स्टेप है, कभी करना भी पड़ेगा और ना करने भी हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। जब बेटा ए सिंपलेस्ट रेशियो, होल नंबर का रेशियो नहीं आएगा, जब सिंपलेस्ट रेशियो होल नंबर का रेशियो नहीं आएगा तो क्या करना है, वो सिंपल रेशियो जो सिंपलेस्ट रेशियो है उसको बेटा मल्टीप्लाई करना है किसी एक नंबर से, सारे के सारे से एक नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद एक क्या आएगा, होल नंबर का रेशियो आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई सिंपलेस्ट रेशियो, मल्टीप्लाई सिंपलेस्ट रेशियो, मल्टीप्लाई सिंपलेस्ट
रेशियो बाय इंटीजर टू गेट होल नंबर रेशियो। किसी एक इंटीजर को वहां पर मल्टीप्लाई करना है जो होल नंबर रेशियो मिल जाए। और बेटा होल नंबर रेशियो मिल गया तो एम्पिरिकल फॉर्मूला भी मिल गया, कोई बात नहीं, एम्पिरिकल फॉर्मूला भी यहां पर मिल गया, होल नंबर का रेशियो मिल गया तो क्या मिलेगा यहां पर मल्टीप्लाई सिंपलेस्ट रेशियो बाय इंटीजर टू गेट होल नंबर रेशियो। होल नंबर रेशियो मिल गया इंटीजर से मल्टीप्लाई करने से, तो क्या वहां पर एम्पिरिकल फॉर्मूला भी मिल गया। तो वही तो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, जो रेशियो है वहां से तो बनाना है, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, राइट यहां पर एम्पिरिकल फॉर्मूला और कुछ नहीं, एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला यहां पर आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। अच्छा उसके आगे क्या है, उसके आगे क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाले, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, ओके, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, n से उसको मल्टीप्लाई कर दो। n कैसे आएगा बेटा, n कैसे आएगा, जो मोलर मास है, ठीक है ना, n कैसे आएगा, n इज, यहां पर हम लिखते हैं n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ओके। ये बेटा याद रखो कि मॉलिक्यूलर, मैंने और एक बार भी लिखा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है ना। यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ओके, समझ में आया। अच्छा चलो एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन लेके हम इसको आगे ले जाएंगे। ये बेटा हो गया, सारे के सारे रूल यहां लिख लो, नोट कर लो बेटा, सबसे इजी स्टेप है, इजी स्टेप है, ज्यादा कुछ नहीं बताया। पहले क्या करना है, पहले एलिमेंट का अमाउंट कैलकुलेट करना है और परसेंटेज, जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो निकालना है। डिवाइड मास कंपोजिशन बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट टू ऑब्टेन एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो निकालना है। एटॉमिक रेशियो से सबसे जो छोटा वाला एटॉमिक रेशियो है वो पूरा के पूरा वहां पर डिवाइड करना है। डिवाइड करने से होल नंबर मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलेगा तो एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है टू गेट ए होल नंबर रेशियो। होल नंबर रेशियो मिल गया तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया, और एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया तो बेटा उसे n मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया, ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। समझ में आया ना। चलो तो हम अभी एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन के ऊपर हम काम करेंगे। चलो क्वेश्चन क्या है बेटा, देख लीजिए। द एम्पिरिकल फॉर्मूला, यहां पर सॉरी, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज, अच्छा सा क्वेश्चन है, CH2O2, व्हाट विल बी its molecular formula। molecular formula ऑप्शन ए में दिया कि C2H2O2, ऑप्शन बी में दिया C2H4O2, ऑप्शन सी में दिया C2H4O2, ऑप्शन डी में दिया C4H4, यहां पर O4 दिया, और C2H4O3 कौन सा होगा। अच्छा बेटा देखो यहां पर एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, सॉरी 2 ऑक्सीजन है, 1:2:2। तो इसका जो सिंपल मल्टीप्लाई होगा ना, इसका जो सिंपल मल्टीप्लाई होगा, सिंपल मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा बेटा। देखो यहां पर तो सिंपल मल्टीप्लाई नहीं है, 1 2 2 है, तो यहां पर 1 2 करो तो यहां पर 4 4 हो जाएगा, कि मतलब यही सही है बेटा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्योंकि यहां पर 2 मल्टीप्लाई कर दो इससे तो C2H4O2 आ जाएगा, C2H4O4 आ जाएगा, C2H4O4 आ जाएगा, ओके ना। एक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बेटा, इस सिंपल मल्टीप्लाई करना है इसको।
और कुछ नहीं, मल्टीप्लाई जो होगा वो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। चलो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर। और एक लास्ट क्वेश्चन बेटा यहां पर, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहां पर क्वेश्चन दिया एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी। ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स C इक्वल टू 40%, 40% कार्बन है, हाइड्रोजन है 13.33%, और बेटा नाइट्रोजन इक्वल टू 46.67%, ठीक है ना। इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला इज ऑप्शन ए C2H10, ऑप्शन बी C3H7N, ऑप्शन सी CH4N, ऑप्शन डी CHN, ठीक ये दे दिया। अच्छा देखो बेटा यही पर वो फॉलो करना है, जो रूल मैंने सिखाया, जो ट्रिक मैंने सिखाया, यही बार फॉलो करना है, ठीक है। कैसे? पहले जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है ना, यहां पर एक टेबल बना लेती हूं। यहां पर एलिमेंट कितना परसेंट है, ठीक है ना। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स कितना है, उसके बाद मोलर रेशियो, और बेटा और एक आएगा सिंपलेस्ट रेशियो। एक टेबल बना लो तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। पहले देखो एलिमेंट क्या है, कार्बन कितना परसेंट, 40%। नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, 40, मान लीजिए 100 ग्राम है, 40 ग्राम है, तो 40 बाई 12 तो कितना होगा, 40 12 3 36 333 आएगा, 3.33। अच्छा कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितना है, 13.33 बेटा, तो 13.33 डिवाइडेड बाई कितना है, 1 करना है, 13.33 डिवाइडेड बाई 1 करना है, तो मतलब कितना है, 13.33 आएगा। अच्छा और बेटा यहां पर नाइट्रोजन कितना है, 46.67 है, तो 46.67 डिवाइडेड बाई 14 करना है, 14 3 62 42, अच्छा 4 और 33 होगा, ठीक है ना। अच्छा यहां पर सबसे छोटा नंबर, मिनिमम वैल्यू कौन सा है, यहां पर सबसे छोटा वाला वैल्यू कौन सा है, 3.33, तो सबको 3.33 से डिवाइड करना है, एक आएगा। अच्छा 13.33 डिवाइडेड बाई 3.33 आएगा, तो इसको 4 आएगा, 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33 आएगा बेटा 1 आएगा। तो बेटा यहां पर तो होल नंबर का रेशियो है, यहां पर और कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो उसको क्या करूं, 1 4 1, ठीक है ना। तो जब एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 4 और नाइट्रोजन का बेटा 1, कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 1 और नाइट्रोजन का 1, क्या होगा, CH4N, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया ना, ओके बेटा आज यही तक रहने दीजिए, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम स्टोइचियोमेट्री और बेटा वो कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है हम बात करेंगे, और इसका जो क्वेश्चन आंसर वाला जो सेशंस रहेगा वो पूरा सारे जितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां से बन सकता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जेई और नेट के लिए, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे वहां पर। और बेटा नीचे में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो जाकर जरूर देखो, और हमारा चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट करो बेटा कुछ प्रॉब्लम होगा तो, ठीक है। आशा करती हूँ कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और कुछ भी होगा प्रॉब्लम तो बेटा कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। ओके चलो बेटा बाय।